तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहां हम आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले कार्यक्रम में बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे प्याज की। प्याज एक जल्द खराब हो जाने वाली फसल है, लेकिन इसका इस्तेमाल साल भर किया जाता है। किसान इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भंडारित भी करते हैं, लेकिन जिस विधि से इसका भंडारण किया जाता है उससे प्याज को काफ़ी नुकसान होता है, उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसीलिए अब नई तकनीक से भंडारण किया जा रहा है ताकि प्याज की गुणवत्ता भी बरकरार रहे और लंबे समय तक प्याज सुरक्षित रहे। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़े हमारी रिपोर्ट। प्याज टॉप फसलों में गिनी जाती है। ऐसी फसल जो बोई तो 2 बार जाती है लेकिन खाई जाती है पूरे साल। ऐसे में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त प्याज उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। खास तौर से गर्मी के मौसम में जब पारा आसमान छू रहा होता है, तब भंडार की हुई प्याज खराब होने लगती है। इससे बाजार में प्याज की कमी हो जाती है और कीमतें चढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर रबी फसल की खुदाई मार्च से जून के बीच होती है, जबकि खरीफ की अक्टूबर नवंबर में। इतने लंबे समय तक प्याज को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में कई तरह के शीत भंडार हैं, लेकिन इनमें 30 से 40% तक प्याज खराब हो जाती है। इन्हीं बातों को देखते हुए देश में अच्छे भंडार गृहों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। हालांकि अभी भी किसान अपने तौर पर प्याज के लिए भंडार गृह तैयार करते हैं, लेकिन ये उतने कारगर नहीं है। इन्हीं में एक है स्वाभाविक रूप से हवादार संरचना। भारत में ज्यादातर किसान तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के नियंत्रण के बिना ही प्याज का संग्रह हवादार ढांचों में करते हैं। ऐसी ही एक संरचना बांस से बनाई जाती है, जिसकी छत फूस की बनी होती है। इसे बनाना बेहद आसान है, लेकिन भंडारण के 4 महीनों में 42% तक नुकसान हो जाता है। एक और ढांचा है जिसे नीचे और बगल की हवादार भंडारण संरचना कहते हैं। इस तरह की संरचना में नीचे और बगल से हवा का संचालन होता है, लेकिन इसमें भी 4 महीने के दौरान 46% तक घाटे की संभावना रहती है। कोल्ड स्टोरेज एक प्रकार की आधुनिक संरचना है। इसमें प्याज को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता होती है 60 से 65%। इस तरह के कोल्ड स्टोरेज में हवादार भंडारण संरचना की तुलना में बहुत कम नुकसान देखा गया है, लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो लागत बहुत ज्यादा है और दूसरे कोल्ड स्टोरेज से निकाले जाने के तुरंत बाद कंद अंकुरित होने लगते हैं। ऐसे में जरूरत हुई नए कोल्ड स्टोरेज डिजाइन की। ये ऐसा डिजाइन है जो प्याज भंडारण के लिए जरूरी तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को बनाए रखने में मददगार है। इसे पुणे स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने तैयार किया है और इसमें वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था मौजूद है। ये व्यवस्था अंकुरण और सड़न जैसी समस्याओं को कम कर देती है और प्याज के भंडारण जीवन को बढ़ाने में सक्षम है। कम ऊर्जा से संचालित इस संरचना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत किया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वायु परिसंचरण प्रणाली के साथ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% बनाए रखती है। 120 दिनों के दौरान इसमें नुकसान महज 7.14% पाया गया,
और प्याज निकालने के बाद अंकुरण की घटनाएं भी कम हुई। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय को उम्मीद है कि पुरानी संरचना की तुलना में इसका संचालन सस्ता रहेगा। साथ ही इस तरह की 2 टन से भी कम क्षमता वाली संरचना बनाई जा सकेगी। इसका उपयोग खरीफ और रबी के दौरान प्याज के उपचार के लिए किया जा सकेगा। साथ ही थोड़ा सा बदलाव करके ये केला पकाने में भी इस्तेमाल हो सकती है। और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि इस मौसम को देखते हुए हमारे किसानों को अपनी फसलों में कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का कृषि कैलेंडर। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रुपाई करें। छेदक कीटों की संख्या अधिक पाए जाने पर फॉलीडॉल पाउडर का उपयोग आसमान साफ होने पर करें। प्याज की बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। फसल में कीट पाए जाने पर उचित रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करें। इसके अलावा लहसुन में पहले हल्की सिंचाई और फिर ओट आने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा से, जिन्होंने वन्य जीव के लिए बहुत कुछ किया है और उन्हें डॉक्टर एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, आपको बता दें कि उनके प्रयासों की वजह से उन्हें अलग अलग मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारत के वन्य जीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं।
पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। तो अभी आपने देखी कुशल कुमार शर्मा की कामयाबी की कहानी और उनके इस प्रयास को, उनके इस योगदान को पहचानते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, उन्हें अपनी उपज बेचने की आज़ादी हो और साथ ही नए विकल्प भी उनके सामने खुले हुए हों, उनकी आय में वृद्धि हो। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि किसान इसका लाभ उठा सके। क्या कहना है विशेषज्ञों का, आइए जानते हैं। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। की वजह से दो चीज़ें होंगी। नंबर एक, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है,
उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेस, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कृषि में भी विशेष ध्यान दिया जाए, जिसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और इसीलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि हमारी कृषि को और बेहतर किया जा सके, किसानों के जीवन में बदलाव लाया जा सके और हमारे किसान भी विकास की धारा से जुड़ सकें। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। हमारे किसानों के सामने खेती किसानी से जुड़ी हुई कई समस्याएं होती हैं, कई सवाल होते हैं जिनका उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस भाग में हमारी कोशिश होती है कि उन सवालों को हम विशेषज्ञों के सामने रखें और उनसे जानें उनके जवाब। आइए देखते हैं क्या कहना है विशेषज्ञ का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत सारे सवालों के साथ, किसानों के सवाल और विशेषज्ञों की राय। बनारस उत्तर प्रदेश से जितेंद्र कुमार जी का ये पूछ रहे हैं कि गोभी की फसल में ज़्यादा घास रहने से क्या नुकसान है और इसका उपचार क्या करें। देखिए, गोभी की जो फसल में खरपतवार है उसको निकालना बड़ा आसान है, ये हमारे किसान भाई भी जानते होंगे, क्योंकि गोभी की 2 पंक्तियों में दूरी होती है। तो ज़्यादा अच्छा तो होगा कि हाथ से निकाला जाए उन खरपतवारों को। छोटे यंत्र भी बन गए हैं जिनके प्रयोग से उन खरपतवारों को निकाला जा सकता है। यदि रासायनिक प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको कई रसायन ऐसे उपलब्ध हैं जो कि बुआई के पहले ही यदि उनका छिड़काव करते हैं तो खरपतवार का जमाव नहीं होगा। तो मेरा यही सुझाव है कि आप स्थानीय रूप में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से बात कर लें, या जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करें, या जो कृषि विश्वविद्यालय है आपके निकटतम मेरठ का, वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करके आप खेती को बढ़ावा दें। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो हाथ से जो निकालते हैं, मैनुअली निकालते हैं किसान, वो तरीका ज़्यादा अच्छा है। चाहे खुरपी से निकालें या किसी मशीन के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा निकालें। हैंडहो वगैरह बन गए हैं जो अच्छे हैं, खड़े खड़े उसका प्रयोग होता है और उसके प्रयोग से बड़े आसानी से गोभी के बीज से खरपतवार का निकालना आसान है। और एक बार फसल जब बढ़ जाएगी तब खरपतवार उतने परेशानी नहीं करेंगे उत्पादन में।
सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं जितेंद्र जी आपके लिए ये जानकारी लाभकारी होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि गेहूं की ज़्यादातर बुआई इस टाइम तक दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और इस टाइम तक ज़्यादातर गेहूं के ग्रोइंग एरिया के अंदर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। हाँ, कुछ एरिया है जो राइस ग्रोइंग एरिया में, खासकर जिनमें लंबी अवधि की राइस की वैरायटी लगाई हुई थी, उनमें, गन्ने की बेल्ट में, और कुछ अन्य एरिया में किसी भी कारण से जहाँ पानी जम जाता है उनके उस एरिया में बिजाई अभी चल रही है। खासकर बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, उसमें अभी भी गेहूं की बिजाई चल रही है। तो इस कंडीशन में अच्छी उत्पादन के लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप दिसंबर शुरू होने के बाद लेट सोन की वैरायटियाँ, जितनी भी रिकमेंडेड वैरायटी है लेट सोन की वैरायटी, उनका चुनाव करें और उनको उगाएं। लेट जोन के अंदर अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में IRI ने कई अच्छे किस्में दी है। उसके अंदर HD 3059 काफ़ी मुख्य रही है। HD 3059 में पीछे हालांकि येलो रस्ट की इंसिडेंस शुरू हो गई, तो उसके एवज में हमने कुछ नई वैरायटियां ईजाद की है ताकि उन वैरायटियों को, जो पुरानी वैरायटियों में येलो रस्ट की इंसिडेंस शुरू हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास HD 3271 है, HD 3298। 3298 का हालांकि इस साल सीड नहीं मिल पाएगा किसानों को, पर 3271 है, उसका सीड उपलब्ध होगा और उसको आप लेट से लेकर और वेरी लेट सोन तक, यानी गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी आप जहाँ पे जनवरी के अंदर आपका फील्ड खाली हो रहा है उस टाइम तक आप इस किस्म को उगा सकते हो। जहाँ तक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन की बात है, जो जिसमें ईस्टर्न यूपी और बिहार है, उसमें हमारी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है, वो है HD 3118। तो HD 3118 को आप ईस्टर्न यूपी और बिहार के अंदर आप लेट सोन कंडीशन के अंदर, और इवन बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो HD 3271, तो उस 3271 को भी और HD 3118 को आप ईस्टर्न यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल के एरिया के अंदर बड़े अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप बताते हैं आपको आज की मोबाइल ऐप के बारे में, जिससे हमारे किसान जुड़ सकते हैं और इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। ये ऐप कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। ये ऐप किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट के बारे में सूचित करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के माध्यम से बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसानों को उपज का सही भाव मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मंडी भाव पर भी नजर बनाए रखें। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव देहगांव मंडी में 1585 रुपए से 1640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंगरोल मंडी में गेहूं का भाव 1650 रुपए से 1700 रुपए दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव आगरा मंडी में 1640 रुपए से 1680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1610 रुपए से 1650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गोंडा मंडी में भाव 1720 रुपए से 1740 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखीमपुर मंडी में भाव 1700 रुपए से 1810 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब देख लेते हैं आज की ट्विटर प्लेट। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
अगर आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidarshan@gmail.com। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं आप उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।